गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक है क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने क्या कर लिया था, डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप डाइजेशन इन माउथ हमने कर लिया था। आज हम करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है आज हम ये करेंगे। अंडरस्टैंड्स। माउथ में कैसे होता है आपने पता लग गया कैसे होता है। माउथ के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पैदा होते हैं, सलाइवा होता है, वो कैसे काम करते हैं और क्या फूड का कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है आपको पता लग गया। अब स्टमक में क्या होता है बच्चों, आप जानते हो स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से। ठीक है, स्टमक इस तरह से होते हैं। ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस ये स्टमक है बच्चों, स्टमक। तो ओइसोफेगस यहाँ पर इंटर करती है किसमें, स्टमक में। तो यहाँ पर ओइसोफेगल स्फिंक्टर वाल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं, और यहाँ पर भी वाल्व होते हैं ताकि जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन्स में आ जाएगा वो वापस ना जाए। तो वाल्व्स आपको पता बैक फ्लो को रोकते हैं, वाल्व्स का यही फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्फिंक्टर, इन वाल्व को हम स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। क्लियर। तो ये स्टमक है, तो जो फूड यहाँ से चल के आया है ओइसोफेगस से और स्टमक में आएगा फूड, तो स्टमक में इसका डाइजेशन होगा। ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता बच्चों, ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ओइसोफेगस में आपने एक चीज याद रखनी है, ओइसोफेगस एक ट्यूब है, एक ऑर्गन है जिसमें सारे टिश्यू हैं, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, सब कुछ टिश्यू है। सबसे अंदर की साइड में कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम, क्योंकि इनर लाइनिंग पे एपिथेलियम होता है, याद रखना। तो ओके, उसके बाद फिर मस्कुलर है, फिर कनेक्टिव हो, ओके, सारे होते हैं। तो जैसे फूड का जो बोलस है, जो माउथ में फूड का बोलस तैयार हुआ है, जो सॉफ्ट हो गया सलाइवा के साथ मिक्स होके, वो जैसे ओइसोफेगस में आता है, तो ओइसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होती है। तो ओइसोफेगस की वाल में मसल्स होती है दो प्रकार की, स्मूथ मसल जो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करती है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो उनकी हेल्प से जो मूवमेंट होती है ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में इस तरह की मूवमेंट होती है, फूड का बोलस यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस प्रकार की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। तो ये याद रखना अपने, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो फूड है वो ओइसोफेगस में कैसे आगे चलता है, तो आप बता सकते हो थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे चलता है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये। ठीक है, ये स्टमक है। ओके, स्टमक में बताओ क्या होता है। स्टमक में जो ये वाल होती है रफ होती है, अंदर की वाल जो होती है ना, लाइनिंग रफ होती है, स्मूथ नहीं होती। इसके ऊपर उभार से निकले होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रुगी। क्या बोलते हैं, रुगी। और अंदर की वाल के अंदर ही क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक की वाल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलता है स्टमक के अंदर यहां पर, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अंडरस्टैंड्स। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन है या जो गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर तीन चीज होती है बच्चों। एक तो इसके अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में निकलता है, मतलब जिसकी पीएच कितनी होती है, 6 पीएच अबाउट 2 के आसपास होती है। 2 के आसपास का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्टमक में निकलता है। दूसरा, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, और जैसे ये HCl के कॉन्टैक्ट में आएगा इसमें चेंज होता है कुछ, और ये क्या बनता है, एक्टिव बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन।
तो ये एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल हैं। किसी सेल से HCl निकलता है, किसी से ये पेप्सिनोजेंस निकलता है, और एक प्रकार की और सेल होती है जिनसे हम क्या निकलता है, म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस। तो 3 चीज निकलती हैं गैस्ट्रिक जूस में, 3 चीज होती हैं, और 3 चीज मिलकर क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस बनाती है। HCl, पेप्सिनोजेंस एंजाइम्स, जो कि HCl के कांटेक्ट में आने से क्या बनता है, पेप्सिन, और म्यूकस। तीनों का अपना अपना रोल है। HCl क्या करेगा, जो फूड आपने निगला है, जो कि थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है, स्टार्च उसमें, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लगभग, वो स्टमक में जाके HCl से मिक्स होता है तो बिल्कुल वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो यहाँ पर जो फूड HCl के कारण जो लिक्विड फॉर्म में आया है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। लिक्विड फॉर्म, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग होता है, उसको गला देता है, उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा HCl एक काम और करता है, जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया इंटर करते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया भी अंदर जा सकते हैं, तो HCl उन बैक्टीरिया को मारता है, एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है। तीसरा, ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजेंस, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को। और ये एंजाइम HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिव, और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या कहलाती है, पेप्सिन। क्या कहलाती है, पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, और ये एंजाइम्स कैसा है, प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टमक में मेनली प्रोटीन ही डाइजेस्ट होती है। एंजाइम्स तो और भी निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, लाइपेज, अमाइलेज, लेकिन वो HCl की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकते, नहीं करते। तो HCl की प्रेजेंस में केवल यही एंजाइम्स काम करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पेट में, हमारे पेट में मुख्य तौर पे प्रोटीन ही डाइजेस्ट होती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन का डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, तो आप बता दोगे स्टमक में होता है। किस में होता है, स्टमक में, पेप्सिन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से। ठीक है, एंजाइम्स का नाम पेप्सिन है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिनोजेंस। अब यहां पर आप ये कहोगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां पर, ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजेंस, ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलता है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जिस सेल से निकला वहां पर एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं होता, सेल के अंदर पेप्सिन की फॉर्म में क्यों नहीं निकलता। क्योंकि बच्चों, अगर इस सेल के अंदर पेप्सिन की फॉर्म में रहेगा तो सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको भी क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, सेल को खत्म कर देगा ये। इसलिए सेल के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, और बाहर आके एक्टिव होता है स्टमक में HCl के कांटेक्ट में। तो यहाँ पर HCl का एक रोल और हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि HCl कैसे प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आप बता सकते हो कि HCl के कारण पेप्सिनोजेंस पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अंडरस्टैंड्स, वेरी सिंपल, यस। तीसरी चीज क्या निकलती, म्यूकस। म्यूकस में कोई एंजाइम्स नहीं होते, फिर इस म्यूकस का क्या रोल है। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है, उस स्टमक की जो अंदर की लेयर है उसके ऊपर लाइनिंग कर लेता है। स्टमक के अंदर की जो सतह है उसके ऊपर लाइनिंग कर लेता है, ताकि HCl का बैड इफेक्ट स्टमक में ना जाए। क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेट के अंदर की वाल को भी वो क्या कर सकता है, इरोड कर सकता है, जला सकता है, क्योंकि फूड को एक लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको मालूम है, एसिड अगर हमारे यहाँ पर गिर जाए तो जला सकता है, आप जानते हो, और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पेट की जो अंदर की वाल है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वो इंटैक्ट रहे। तो वहां पर किसका रोल है, म्यूकस का रोल है। किसका रोल है, म्यूकस का। ठीक है, कई बार कईयों में समस्या हो जाती है, खाली पेट गैस्ट्रिक जूस निकलता है तो उसमें HCl निकलता है, तो HCl जो होता है पेट के अंदर की वाल को ऐसे मतलब जला देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। फिर हम दवाइयाँ खाते हैं, बच्चों उसको न्यूट्रल करते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स कई लोगों को है। ठीक है, तो HCl के कारण होता है वो। HCl वैसे खाना खाते तभी निकलना चाहिए, अगर वो वैसे बेवक्त निकलेगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम करेगा। ठीक है बच्चों, तो वेरी वेरी सिंपल। तो हमारे स्टमक में इस प्रकार क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे आपके। एक तो ये आएगा कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl का क्या रोल है, पेप्सिन का क्या रोल है, म्यूकस का क्या रोल है। एक यहाँ पर मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो आपकी क्लास के लेवल से ज़्यादा एडवांस है। जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़, हम आम भाषा में शुगर बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में, मेडिकल की भाषा में डायबिटीज़ बोलेंगे बच्चों। शुगर वर्ड गलत है, ये वैसे चलते, कई वर्ड ऐसे गलत चलते हैं, गलत है। शुगर नहीं कह सकते, डायबिटीज़।
इस बीमारी में क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज एक प्रकार की शुगर होती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। 180 मिलीग्राम तक कोई दिक्कत नहीं है, 180 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर क्वांटिटी बढ़ती है ब्लड में तो फिर वो डायबिटीज़ मानी जाती है। अब वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही डायबिटीज़ की रेंज ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो डायबिटीज़ का जो मेन कारण है वो है इंसुलिन की कमी। बॉडी में इंसुलिन कम बनता है, जितना कम बनेगा उतनी डायबिटीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फिर डॉक्टर जिनको इंसुलिन की कमी होती है तो वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। आजकल इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है। इंसुलिन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है, इंसुलिन की टेबलेट क्यों नहीं ली जाती? अब क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन की टेबलेट होती तो आराम से लेते, उसका इंजेक्शन हर बार क्यों लगाना पड़ता है? इंसुलिन एक हार्मोन है और प्रोटीन का बना है। किसका बना? प्रोटीन का। अगर उस टेबलेट को जिसमें इंसुलिन है, जो प्रोटीन की बनी है, अगर उसको हम माउथ से लेंगे तो पेट में जाके जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो इंसुलिन की प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा और उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस। इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है। इंसुलिन को टेबलेट की फॉर्म में ओरली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पेट के अंदर वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन किसका बना है? प्रोटीन का बना है, प्रोटीन हार्मोन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ओके, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। स्टमक के अंदर हमने डाइजेशन कर लिया बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा रहेगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का जो आखिरी पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आपको मालूम है स्टमक के बाद आती है। मान लो ओएसोफेगस है, ये स्टमक है, और ये अब स्टार्ट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऐसे, ठीक है। ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन्स एक लॉन्ग ट्यूब होती, काफी क्वाइल्ड लॉन्ग ट्यूब होती, काफी क्वाइल्ड, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन कैसा होता है वो तो आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का मतलब इसका डायमीटर कम होता है, लंबाई ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होती है लगभग 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी होती है। 6 से 7 का मतलब 18 से 20 फुट लंबी होती है। अगर उसको हम खोल के अगर ऐसा करते तो 6 से 7 18 से 20 फीट लंबी हो जाएगी बच्चों, इतनी लंबी होती है, ठीक है। ये एक मॉडिफिकेशन है, जरूरी है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आखिरी डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्प्शन भी होता है। जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया है, सिंपलर में कन्वर्ट हो गया है, जो सिंपलर मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब होते हैं। और अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया होना क्या है? जरूरी है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया हुआ उतनी ही अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, क्लियर, याद रखना। दूसरी बात, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसके ऊपर भी फोल्ड होते हैं, ऐसे फोल्ड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड होते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। एक को विलस और ज्यादा को विलाई। तो इससे फर्दर सरफेस एरिया बढ़ता है। एक तो काफी लॉन्ग वैसे ही है और एक अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर है, अंदर की जो साइड में एपिथेलियम वो फोल्डेड फॉर्म में है, उससे सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पेपर में आ जाता है कि विलाई का फंक्शन क्या है या मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन्स मॉडिफाइड है। इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड है, जिससे जिनको हम विलाई बोलते हैं, जिनसे सरफेस एरिया बढ़ता है। और ये विलाई जो होती है इस तरह की फिंगर लाइक, इनके ऊपर जो सेल होती हैं, इनके ऊपर जो सेल होती है विलाई के ऊपर, जो एपिथेलियम सेल हैं, उनके ऊपर फर्दर माइक्रोविलाई होती है। मतलब सेल भी इस तरह की होती हैं। जैसे एक सेल है, एक सेल दिखाई मैंने, तो सेल की जो ऊपर की सरफेस है, सेल की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो भी फोल्डेड है। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के फंक्शन को एफिशिएंट करने के लिए, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स पहले से काफी लंबी है, उसके बाद उसमें विलाई है, और विलाई को जो सेल लाइन करती है उनके ऊपर भी प्रोजेक्शन होते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, जिससे फर्दर सरफेस एरिया बढ़ता है। क्योंकि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो अब्जॉर्प्शन में काफी टाइम लगेगा बच्चों, काफी घंटे लग जाएंगे।
और ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम खाना खाते हैं 4-5 घंटे में पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मील लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू लॉट।